कहानी की शुरुआत में हमें नैन्सी नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी परेशान थी क्योंकि उसका एक इयररिंग खो गया था। वो काफी समय से अपने उसी इयररिंग को ढूंढ रही थी लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। आखिर में उसे ये लग रहा था कि घर की जो बेबी सिटर है उसने इयररिंग को चुराया होगा। इसीलिए वो बेबी सिटर से पूछती है कि क्या तुमने वो इयररिंग लिया है, जिस पर वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता और मैंने वो नहीं लिया है। अगर आप चाहो तो मेरा बैग चेक कर सकती हो। जिस पर नैन्सी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो। एक प्रकार से वो बेबी सिटर को काम से निकाल रही थी। जब उसके बेटे हैरी को मालूम चला कि उसकी माँ ने बेबी सिटर को काम से निकाल दिया है तो वो बहुत नाराज हो जाता है क्योंकि वो हैरी की बेबी सिटिंग करती थी और वो हैरी को काफी अच्छी भी लगती थी। इसलिए वो अपनी माँ से नाराज हो जाता है। वो अपनी माँ से थोड़ा बदतमीजी से भी बात कर लेता है। अगले दिन सुबह में हम नैन्सी को स्कूल में देखते हैं। यहाँ हमें मालूम चलता है कि नैन्सी एक टीचर है और वो बच्चों को पढ़ाती है। इसी स्कूल में हमें टॉम नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। दरअसल नैन्सी और टॉम ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और एक साथ बैठ करके काफी देर तक बातें भी करते हैं। रात के समय में वो एक बार फिर से अपनी इयररिंग को ढूंढना शुरू करती है। उसे इयररिंग के बजाय कुछ और मिलता है। वो अपने पति के कमरे में एक लेटर को देखती है जिस पर मेडिसन नाम लिखा हुआ था। लड़की के नाम को पढ़ने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पति का चक्कर किसी लड़की के साथ चल रहा है। अगले दिन जब वो स्कूल में जाती है तो इस बारे में टॉम को बताती है। वो टॉम से कहती है कि मैं पता लगाना चाहती हूँ कि आखिर वो लड़की कौन है जिसके साथ मेरे पति का चक्कर चल रहा है और इस काम में मैं तुम्हारी हेल्प लेना चाहती हूँ क्योंकि ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती। टॉम कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें सबसे पहले कुछ और सबूत ढूंढना होगा। अब रात के समय में जब नैन्सी अपने फैमिली के साथ बैठ करके डिनर कर रही थी तब फ्रेड उसे कहता है कि मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा। यह सुन करके नैन्सी थोड़ा नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा जब मन करता है तब उठते हो और निकल जाते हो। फ्रेड उसके कमरे में जाता है और उसे समझाते हुए कहता है कि बस 2-3 दिन की बात है, जब मैं वहाँ से वापस लौट आऊंगा तब हम घूमने के लिए एक अच्छी जगह पर चलेंगे। इसीलिए नैन्सी को काफी अकेलापन महसूस हो रहा था। रात के समय में जब फ्रेड सो रहा था तब नैन्सी उसके कमरे में चली जाती है जहां नैन्सी को कुछ तस्वीरें मिलती हैं। ये तस्वीरें उस एड्रेस से मैच कर रही थी जहां फ्रेड अक्सर जाया करता था। नैन्सी को ये लग रहा था कि फ्रेड इसी लोकेशन पर जा करके किसी लड़की से मिलता है। टॉम कहता है कि तुम इस तरह दावे नहीं कर सकती हो, तुम्हें सबूत की जरूरत है। अभी तक तुम्हें जो सबूत मिला है इससे बिल्कुल भी ये साबित नहीं होता कि फ्रेड का चक्कर किसी लड़की के साथ चल रहा है। नैन्सी कहती है कि मुझे सबूत इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि फ्रेड ने उसे अपने मेडिकल रूम में छुपा करके रखा है, क्योंकि उसे पता है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी। इसलिए उसने अपना सारा सबूत मेडिकल रूम में छुपा करके रखा है। हमें चुपके से एक बार उसके मेडिकल रूम में जा करके तलाशी लेनी होगी। जिस पर टॉम कहता है कि हम ये करेंगे कैसे, जिस पर नैन्सी कहती है कि फ्रेड के साथ में तुम्हारा अपॉइंटमेंट है। जब तुम अपनी आँख का चेकअप करवाने के लिए उसके मेडिकल रूम में जाओगे तब तुम्हें मौका देख करके बाथरूम में जाना होगा और खिड़की को खुला छोड़ देना होगा। टॉम कहता है कि ठीक है। इसके बाद हम टॉम को फ्रेड के मेडिकल रूम में देखते हैं जहां वो अपनी आंखों का चेकअप करवाने के लिए गया था। वैसे दोस्तों, अब आपको मालूम चल गया होगा कि फ्रेड एक डॉक्टर है। यहाँ टॉम को जैसे ही मौका मिलता है तब वो बाथरूम में चला जाता है। वो खिड़की पर कुछ लगा देता है ताकि लॉक करने के बाद भी वो खुला रहे। इसके बाद वो बाहर आकर के नैन्सी से मिलता है और उससे कहता है कि मैंने काम को पूरा कर दिया है, लेकिन मुझे माफ कर देना, मैं रात के समय में तुम्हारे साथ वहाँ पर नहीं जा सकता। जिस पर नैन्सी कहती है कि क्या हुआ, ये काम करने में हमें बहुत मजा आएगा, आखिर तुम मेरे साथ चलना क्यों नहीं चाहते हो। पर टॉम कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। रात के समय में खिड़कियों के सहारे नैन्सी चुपके से मेडिकल रूम के अंदर जाती है और जो टॉम था वो बाहर ही खड़े होकर के नजर रख रहा था। इसके बाद हमें फ्रेड को दिखाया जाता है जो अपने बेटे के साथ एक होटल में बैठा हुआ था। उसी वक्त फ्रेड के पास एक कॉल आता है और ये कॉल उसकी एक मरीज ने किया था जो कि फ्रेड से कह रहा था कि लेंस लगाने की वजह से उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है और उसकी आंखें लाल हो गई है। जिस पर फ्रेड कहता है कि चिंता मत करो, तुम मेडिकल रूम में आ जाओ, मैं वहाँ पर आकर के एक बार चेक कर लेता हूँ। जिसके बाद वो महिला अपने बेटे के आंखों का चेकअप करवाने के लिए फ्रेड के क्लिनिक पर जाती है। जब ये सभी लोग क्लिनिक के अंदर जा रहे थे तब टॉम इन्हें देख लेता है। जिसके बाद वो नैन्सी के
पास कॉल करता है और उसे फौरन वहाँ से निकलने के लिए कहता है। इधर नैन्सी को क्लिनिक के अंदर कुछ लड़कियों की तस्वीर मिलती है। उन तस्वीरों को लेने के बाद वो फौरन बाथरूम में जाती है और खिड़कियों के सहारे से बाहर निकल जाती है कुछ, और इस चक्कर में उसके इयररिंग्स रेड के मॉडल के ऊपर गिर जाते हैं। यहाँ फ्रेड उस लड़के का चेकअप करने लगता है जिसके लिए वो क्लिनिक पे आया था। उसके बाद वो लेडी से पूछता है आप और नैन्सी कैसा एंजॉय कर रही हैं, जिस पर वो लेडी से बता देती है कि नैन्सी तो मेरे घर आई ही नहीं। फ्रेड समझ गया कि नैन्सी उससे झूठ बोल रही थी, जबकि नैन्सी को तो हम देव के घर देख रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। यहाँ पर फ्रेड जब अपने क्लिनिक के खुफिया रूम में जाता है जिसमें मॉडल रखा हुआ था, तो मॉडल के ऊपर उसे नैन्सी की ज्वेलरी मिल जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि नैन्सी यहाँ पर आई थी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी देव के घर के बाहर कोई आ गया। ये स्टूडेंट्स थे जो देव को धमकियां देने के लिए आए थे, क्योंकि देव ने उन्हें कुछ पनिश किया था। उसके बाद देव नैन्सी के पास आता है और उससे कहता है कि मैं इस तरह छुपने वाली जिंदगी नहीं गुजार सकता। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपने हस्बैंड को डाइवोर्स करना होगा। ये सुनकर नैन्सी कहती है नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं फ्रेड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हाँ, अगर कुछ ऐसा हुआ कि फ्रेड मुझे धोखा दे रहा हुआ तब मैं उससे डाइवोर्स लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन फिर भी एक मसला है, फ्रेड की फाइनेंशियल कंडीशन मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर हम डाइवोर्स लेते हैं तो मेरे बेटे की कस्टडी उसके पास जा सकती है और मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। खैर अब नैन्सी अपने घर आ जाती है और सो जाती है। रात में उसे दोबारा एक ख्वाब आता है जिसमें वो अपने बेटे को अपने से दूर जाता देख रही थी। डरकर जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि फ्रेड उसके कदमों में बैठा हुआ था। फ्रेड उससे पूछता है कि तुम्हारा नाइट आउट कैसा रहा। नैन्सी ने उससे झूठ बोल दिया कि वो बहुत अच्छा था, और फ्रेड ने भी उसे नहीं बताया कि वो उसका झूठ पकड़ चुका है। अब नैन्सी दोबारा अपने मिशन पे लग चुकी थी। जिस डेबिट कार्ड का नंबर वो फ्रेड के ऑफिस से लेकर आई थी, वो उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने लग जाती है और पता चलता है कि रिसेंटली उस डेबिट कार्ड से एक बहुत ही महंगा गिफ्ट खरीदा गया था। वो जब अपने रूम में आई तो उसने अपने बेड पे एक गिफ्ट रखा हुआ देखा। क्या ये गिफ्ट फ्रेड ने उसी के लिए खरीदा था? ये देखकर वो खुश हो जाती है और यहाँ पर फ्रेड उसके गुमे हुए इयररिंग्स पे उसे दे देता है और उसे कहता है तुम परेशान मत होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ्रेड की बातों ने उसे काफी रिलैक्स किया था। फिर कुछ दिन बाद नैन्सी के ऑफिस के एक पार्टी हुई जिसमें वो और देव भी थे। यहाँ पर उसे देव की कंपनी बहुत अच्छी लगी, यहाँ तक कि वो घर आकर भी देव के बारे में ही सोचने लगी। उसे अब देव से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील होने लगी थी। यहाँ तक कि उसने देव को कॉल करके ये भी कह दिया कि वो उसके साथ रहने के लिए तैयार है। बस उसके लिए देव को उसका एक छोटा सा काम करना होगा। उसे नैन्सी के साथ मिलकर फ्रेड के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे, जिसकी बेसिस पर वो फ्रेड को डाइवोर्स दे दे और ये लोग मिल जाएंगे। फिर ये सारी बात सुनकर देव भी उसकी मदद के लिए मान जाता है। अगले ही दिन से ये लोग अपने मिशन पर निकल जाते हैं और फ्रेड को स्टॉक करने लगते हैं। यहाँ पर इन्हें पता चला कि फ्रेड ने आज एक होटल रूम बुक किया था। वे लोग प्लान बनाते हैं कि नीचे देव रेड को डिस्ट्रैक्ट करेगा और ऊपर जाकर नैन्सी उसके रूम की तलाशी लेकर आएगी। अब नैन्सी रूम की जब तलाशी लेती है तो उसे अजीबोगरीब सामान मिलता है, जैसे हैंडकफ्स और ऐसा सामान जिसका कोई दुख ही ना बनता हो। वो सोचने लगे कि इस सब का फ्रेड क्या करेगा। अब यहाँ डेव भी फ्रेड को अपने साथ रोकने में कामयाब नहीं हो पाया था, इसलिए वो फौरन नैन्सी को कॉल कर देता है और नैन्सी भी कमरे से बाहर निकल आती है। वहाँ इन्हें जो चीजें मिली थी डेव के मुताबिक ये सारी चीजें फ्रेड के अफेयर को ही जाहिर कर रही थी। डेव उससे कहता है बस अब हम एक ही स्टेप दूर हैं, हमें बस उसकी एक पिक्चर लेनी है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। बस हमें एक पिक्चर मिल जाए, एक प्रूफ मिल जाए, जिसके बाद तुम उससे डाइवोर्स ले लेना और हम मिल जाएंगे। नैन्सी ने भी उसकी बात से एग्री किया और वो अब अपने घर वापस आ गई। नैन्सी अब दोबारा से फ्रेड के बनाए हॉलैंड के मॉडल को देखती है जिसपे कुछ ही घर थे। उसको एक फाइल भी मिली जिसमें इन सारे घरों के ब्लूप्रिंट्स भी थे। ये चीज तो उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। उसने फौरन उन घरों के बारे में सर्च करना शुरू किया और उसे पता चला इन सारे घरों में कभी ना कभी कोई ना कोई डेड बॉडी मिली थी। ये सारी डेड बॉडीज औरतों की थी जिनका मर्डर किया गया था और इन सब के किलर को आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया। साफ साफ बात थी, खेल समझ आ रहा था कि फ्रेड एक सीरियल किलर था। यहाँ नैन्सी जब अपने काम में लगी हुई थी तो डेव अपने काम में लगा हुआ था। वो फ्रेड की गाड़ी का पीछा करते करते चंदर के पास करीब एक घर में पहुंचता है जहाँ फ्रेड से मिलने के लिए एक लड़की आती है। ये बेस्ट टाइम था। देव ने जल्दी से अपना कैमरा निकाला और जब फ्रेड उस लड़की से मिल रहा था तो उसकी बहुत सारी पिक्चर्स बनाने लगा। अब और ज्यादा सबूत इकट्ठे करने के चक्कर में देव घर के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ वो कमरे के अंदर जाकर देखता है कि फ्रेड उस लड़की के करीब नहीं आ रहा था, बल्कि फ्रेड ने तो उस लड़की को बांध दिया था और वो छुरी से उसका गला भी काट चुका था। लड़की का बहुत तेजी से खून बह रहा था और वो बस मरने ही वाली थी। यानी डेव भी समझ गया कि फ्रेड एक किलर है। डेव ये सब देखकर शौक था, वो हिल भी नहीं पाया और ऐसे में फ्रेड की नजर उसके ऊपर पड़ गई। अब तो फ्रेड उसका भी किस्सा तमाम कहते था। फ्रेड उसे चाकू लेकर मारने के लिए जाता है, लेकिन अपने आप को बचाने के चक्कर में डेव खिड़की से बाहर गिर जाता है। फ्रेड उसे मारने के लिए बाहर आता है और वो डेव से कहता है मैं जानता हूँ तुम नैन्सी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो और नैन्सी के साथ मिलकर मेरा पीछा भी कर रहे हो।
ये बातें सुनकर डेव और भी ज्यादा डर गया। वो जानता था कि फ्रेड उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो भागते हुए लेक के किनारे आ गया। वहाँ एक बोट थी जिसे वो खोलने लगा ताकि इसके जरिए वो भाग जाए, लेकिन पीछे से दोबारा फ्रेड ने उसे पकड़ लिया। वो उसका गला दबाकर उसे मारने ही वाला था कि डेव ने उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाकू ही उससे छीनकर उसी के पेट में स्टैब कर दिया, जिसकी वजह से फ्रेड पानी में गिर गया और फाइनली डेव बच गया। डेव को लगा था कि अब उसने फ्रेड को खत्म कर दिया और यहाँ पे कहानी खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या हुआ था, एक हफ्तों तक नैन्सी अपने बेटे के साथ घर में अकेले ही रहती है। जब कोई उससे फ्रेड के बारे में पूछता भी था तब वो कह देती थी कि काम के सिलसिले से वो बाहर गया है। खैर दोस्तों, जैसे तैसे करके एक हफ्ता बीतता है और जिस फेस्टिवल का इंतजार था वो आ जाता है। इस फेस्टिवल को मनाने के बाद नैन्सी और टॉम यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन जब अचानक से भीड़ के बीच में नैन्सी फ्रेड को देखती है तब वो काफी दंग रह जाती है। लेकिन अब फ्रेड को देखने के बाद उसका हाथ पैर कांपने लगा था। इधर जो टॉम था वो भी भीड़ के बीच में एक झलक फ्रेड को देखता है और अगले ही पल फ्रेड उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। यहाँ नैन्सी जब फ्रेड को देखती है तब उसे ये लगने लगता है कि टॉम ने उससे झूठ बोला है। वो टॉम पर भी गुस्सा हो जाती है और अपने बेटे को लेकर के यहाँ से चली जाती है। वो अपने बेटे को लेकर के एक सुरक्षित जगह पर जाती है जहाँ फ्रेड न पहुँच सके, लेकिन इनका पीछा करते हुए टॉम यहाँ पर आकर के पहुँच जाता है। दरअसल वो नैन्सी से कुछ बात करना चाहता था, वो उसे कुछ बताना चाहता था। वो नैन्सी से कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। जब मैं फ्रेड का पीछा कर रहा था तब मैंने देखा कि वो किसी लड़की से मिलने के लिए एक घर में गया था। मैं उन दोनों की एक अश्लील तस्वीर लेना चाहता था, इसलिए मैं घर के अंदर गया। लेकिन घर के अंदर जाने के बाद मुझे मालूम चला कि फ्रेड ने उस लड़की को जान से मार दिया है। वो उस लड़की के हाथ पैर को काट रहा था। जब उसने मुझे देख लिया तब वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ गया था। हाथापाई के दौरान वो गलती से तालाब में गिर गया और मुझे लगा कि वो मर चुका है, लेकिन अब वो वापस आ चुका है। मैं खुद को माफ नहीं कर पाए में से उसका बेटा गायब है। वो बेटे को आवाज लगाते हुए जब बाहर जाती है तब उसे मालूम चलता है कि उसका बेटा फ्रेड के साथ है। ये लोग हैरी को कार में बैठने के लिए भेज देते हैं और फिर इधर जो फ्रेड था वो नैन्सी के साथ बात करने लगता है। वो नैन्सी से कहता है कि आखिर तुम बार बार गलतियाँ क्यों करती हो, आखिर मैं तुम्हें कितनी बार माफ करूं। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बार और माफ करता हूं। मानता हूं तुम किसी की बातों में आ गई होगी, कोई बात नहीं, हम अपनी फैमिली के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। इसके बाद वो वापस घर जाने के लिए नैन्सी को भी अपने साथ लेकर के कार के अंदर जाता है। नैन्सी को इतना तो पता था कि फ्रेड एक हत्यारा है, वो किसी की भी जान ले सकता है, इसीलिए उसे अपने बेटे को लेकर के बहुत डर लग रहा था। बेटे को बचाने के लिए वो जानबूझ करके कार को घुमा देती है। वो जैसे ही कार को घुमाती है तो कार रुक जाता है और इस बीच हैरी को जैसे मौका मिलता है तो वो कार से बाहर निकल करके भागने लगता है। इधर जो नैन्सी थी वो अपनी जान बचाने के लिए गन निकाल लेती है और फ्रेड के ऊपर तान देती है। पता है नैन्सी को जैसे ही मौका मिलता है तो वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त फ्रेड उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो उसके गले को दबा करके उसे जान से मारने वाला था, लेकिन उसी वक्त पीछे से हैरी आ जाता है जो कि अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी वक्त फ्रेड उसे धक्का दे करके नीचे गिरा देता है। इस दौरान नैन्सी को फिर से मौका मिल जाता है, वो अपने सैंडल से फ्रेड पर हमला कर देती है। उसका सैंडल काफी नुकीला था, इसलिए फ्रेड जख्मी हो जाता है। फ्रेड को जान से मार देने के बाद नैन्सी अपने बेटे को बचा लेती है। इसके बाद वो अपने बेटे को लेकर के घर के अंदर चली जाती है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।